हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेस। दोस्तों, इस चैनल पर ये हमारी फिजिक्स की तीसरी वीडियो है और इसमें हमने फिजिक्स में पहली वीडियो में आवेश और आवेश से संबंधित जो भी था वो सब पहली वीडियो में हमने करा दिया था। आवेश के गुण और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये सब कुछ करा रखा है। और उससे दूसरी वाली जो वीडियो में हमने कूलाम का नियम कराया था, कूलाम के नियम का सदिशीय निरूपण भी उसी में करा दिया था। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे कूलाम के नियम से जो वैद्युत बल था, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हिंदी में, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल और यह है वैद्युत बल। ठीक है, तो अब हम इनमें तुलना करेंगे, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या चीज़ें हैं, ये सब देखेंगे हम इसमें। ठीक है, तो तुलना में हम देख सकते हैं भाई, सबसे पहला तो कार्य ये कर सकते हैं कि वैद्युत बल जो है, वैद्युत बल जो है वो अत्यधिक प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। दूसरी बात यह है, वैद्युत बल आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण ही करता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, ये जो टॉपिक है मैं आपको बिल्कुल ऐसे जब पढ़ेंगे ना मेरे साथ में तो साथ ही साथ में याद हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान कर दूंगा। वैद्युत बल, वैद्युत बल जिसे मैं Fe बोलूँगा, ठीक है, इससे आगे याद रखेंगे। और गुरुत्वाकर्षण बल बोलूँगा मैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, वैद्युत बल, वैद्युत बल में क्या क्या होगा भाई, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकार का। वैद्युत बल भाई आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकार का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है यानी कि Fg जो है वो केवल आकर्षण बल होता है, केवल आकर्षण बल, या फिर बोल सकते हो कि सदैव आकर्षण बल। भाई सदैव कौन सा बल होगा, आकर्षण बल ही होगा। याद कर लेंगे भाई, वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल होगा, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सदैव आकर्षण बल होगा। अब एक बात और, जो वैद्युत बल है वो आकर्षण मतलब इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में अत्यधिक प्रबल होता है। तो हम बोल सकते हैं वैद्युत बल, या फिर इस स्टेटमेंट को तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, Fe मोर पावरफुल होगा किससे भाई, Fg से। इस बात को आप लिख लेंगे भाई, यहाँ लिख दे रहा हूँ, Fe इलेक्ट्रिक फोर्स मोर पावरफुल होगा, मोर पावरफुल का चिन्ह मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, Fg से। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अत्यधिक प्रबल होगा, यहाँ पर लिख लेना प्रबलता, प्रबलता किसकी अधिक होगी भाई, वैद्युत बल की। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या देखिए, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, यदि किसी प्रोटॉन पर ये लगे, ये लो मैं लिख दे रहा हूँ, दो प्रोटॉन पर लगा वैद्युत बल दो प्रोटॉनों पर या दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, मैं लिख दे रहा हूँ, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है यानी कि जो Fe है वो इस वाले बल की तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 36 अधिक होता है। 10 की घात 36 गुना होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। कितना होता है 10 की घात 36 गुना। अगर यही बात हम दो इलेक्ट्रॉनों के बीच करें, पहला दूसरा तीसरा और चौथे में क्या करेंगे भाई, दो के बीच
दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है Fe, वो इस Fg की तुलना में 10⁻43 टाइम्स यानी कि गुना ज़्यादा होता है। ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको इसके याद रख लेने हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह और बची है, मैं एक आध पॉइंट और भी लिखा दे रहा हूँ। चलो, इसका एक काम और भी कर सकते हैं। जैसे हमने उसमें नियम में पढ़ा था कि जो वैद्युत बल था वो आवेशों के समानुपाती था। किसके समानुपाती था? आवेशों के। और यहाँ पर जो है, ये मैं यहाँ पर जगह तो बची नहीं है, चलो ठीक है, इसे मिटा ही दे रहा हूँ यहाँ से। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। वैद्युत बल में मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट और के लिए लिखवाया था। तो के क्या था? वहाँ परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक था। तो मैं यहाँ पर बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो Fe है वो दोनों आवेशों, शॉर्ट करके लिखेंगे हम भाई, दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम होता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ये Fe दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि Fg जो होता है, दोनों यहाँ पर आवेश थे, ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। दोनों द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता है। रीजन कुछ समझ में आया भाई? यहाँ हम बोल सकते हैं कि Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में अगर हमने कोई माध्यम रख दिया तो जो वैद्युत बल है, कोई भी अगर माध्यम लगाओगे तो वैद्युत बल चाहे आकर्षी हो या प्रतिकर्षी हो, इन दोनों माध्यमों, इस माध्यम की वजह से कम हो जाता है। इस माध्यम की वजह से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम होता है, वैद्युत बल उस पर निर्भर करता है, या तो घटेगा या बढ़ेगा इस चीज़ पर। तो जो वैद्युत बल उस पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, तो दोनों द्रव्यमानों के बीच में जो माध्यम होता है, कोई भी माध्यम हो, जैसे मान लो पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान की भी बात करें हम, तो ये m, ये अर्थ का हो जाएगा, और ये चंद्रमा का, मैं मून का बता दे रहा हूँ, m स्मॉल, ठीक है। तो मून का, इन दोनों की अगर हम बात करें तो इनके बीच में कोई भी माध्यम हो, Fg पर कोई भी इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। Fg पर इसके बीच में कोई भी माध्यम का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि दोनों द्रव्यमानों के बीच में जो माध्यम होता है, ये उस पर निर्भर नहीं करता। बस यही इनके बारे में तुलनात्मक तथ्य थे जो मैंने आपको बता दिए। याद हो जाएंगे, शॉर्ट तरीके से याद कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, बस इसे हिंदी में लिख देना है, ठीक है। हिंदी में लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है अभी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अब हम पढ़ेंगे भाई वैद्युत क्षेत्र। अरे भाई, इसी का तो इंतजार था, इम्पोर्टेंट है। वैसे इसकी डेफिनेशन तो कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बताएंगे वैद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है आपके पास, कोई भी बिंदु आवेश है, और इस बिंदु आवेश का प्रभाव इस क्षेत्र में जहाँ तक भी होगा, जैसे मान लीजिए इस बिंदु आवेश का प्रभाव इस क्षेत्र में यहाँ तक है, तो अगर बिंदु आवेश का प्रभाव यहाँ तक है तो ये इस बिंदु आवेश का क्षेत्र हो गया, और इसके लिए यही वैद्युत क्षेत्र का कार्य करेगा। लेकिन यहाँ तक जो प्रभाव है वो पता कैसे पड़ेगा भाई? यहाँ तक जो प्रभाव है वो पता कैसे पड़ेगा, वो हम सीख ले रहे हैं।
वो पता तभी पड़ेगा जब कोई अन्य व्यक्ति यहाँ आकर देखे कि भाई यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो भाई हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर हम एक कार्य कर सकते हैं, कोई परीक्षण आवेश जो टेस्टिंग के लिए लेकर आ सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कहाँ तक वैद्युत आवेश का प्रभाव पड़ रहा है। तो मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश हम यहाँ पर ले आ रहे हैं, जिसे हम मान ले रहे हैं भाई क्यू नॉट। जो परीक्षण आवेश है उसको क्या मान ले रहे हैं, क्यू नॉट। ये जानने के लिए आया है कि इसका जो इस आवेश का क्षेत्र है वो कहाँ तक जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, फिर से बोल रहा हूँ भाई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश किसका अनुभव करता हो, वैद्युत बल का। किसका अनुभव करता हो भाई, वैद्युत बल का। जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। भाई याद हुआ या नहीं हुआ, एक बार और रिपीट मान लेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे भाई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। भाई याद हो जाएगा भाई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे और करना है कार्य इसमें। दूसरी जो मैं हेडिंग आपको लिखाने जा रहा हूँ वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखाने जा रहा हूँ भाई मैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे भी आपको याद ही करना है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र कैसे कैसे हैं, चलो वो तो हम लिखवा ही चुके हैं, कैसे कैसे हैं ये जो पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में क्या बोलेंगे जरा बताइए, इंटेंसिटी। देखिए दोस्तों, अब हमें इसकी डेफिनेशन बनानी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत आसान है। यहाँ से देखिए, कोई आवेश है, उसके चारों ओर का कोई वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आया है जो परीक्षण आवेश है, ठीक है। इस परीक्षण आवेश पर इसी के द्वारा तो बल लगना होगा, क्योंकि भैया इसे जो परीक्षण आवेश को बल महसूस हो रहा होगा वो इसी का हो रहा होगा, ठीक है। तो परीक्षण आवेश पर जो बल महसूस हो रहा होगा वो इसी का हो रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में, क्या बोल सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ बना दे रहा हूँ ये, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिख लेंगे किसी लिखने की भी आवश्यकता नहीं, ऐसे ही लिखो डायरेक्ट, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे
परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाले कर दो आप, अच्छा रहेगा। लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश, जिसे आप क्यू नॉट बोल रहे थे, और लगने वाले बल को क्या बोल रहे थे भाई, एफ। परीक्षण आवेश के अनुपात या निष्पत्ति के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे अर्थात करके, अर्थात, तो अर्थात वर्ड के बाद में क्या आ जाएगा, यानी कि जो ई है वो इस वैद्युत बल और इस क्यू नॉट के अनुपात के बराबर होगा। फिर से बोल सकते हैं भाई, वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होगा, या फिर वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसकी अगर दिशा की बात पूछेंगे तो हम बोल देंगे भैया, जिधर बल की दिशा होगी उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यानी कि जब भी हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी होगी, जब भी हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी होगी तो हम बल की दिशा निकालेंगे। जब भी हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी होगी तो हम बल की दिशा निकालेंगे, और जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, चलिए इसको यदि अगर हमें थोड़ा और अच्छा करके लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये दो बिंदु आवेश है भाई, दो बिंदु आवेशों के बीच में क्या आप वैद्युत बल वाला जो कूलाम का नियम था वो लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए जरा क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू, कूलाम का नियम क्या था, के क्यू, चलो मैं पहले अलग लिख दे रहा हूँ वैद्युत बल के लिए, या चूंकि कूलाम का नियम क्या है बताइए रहा, F बराबर, इसमें लगाइए, वहाँ पर Q1 Q2 था, यहाँ पर Q1 Q2 नहीं है भाई, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, तो कैसे लगाएंगे भाई, K लगाइए, Q1 तो लिखेंगे नहीं Q, और Q2 की जगह पे क्या जाएगा भाई Q नॉट, और अपन में क्या जाएगा R स्क्वायर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ से मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा जरा बताइए, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, E इज इक्वल्स टू, F की वैल्यू लगा दो यहाँ पर, तो क्या रखेंगे भैया, K Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ नीचे R स्क्वायर, और ये हो गया बड़े बटे, और इसके नीचे में क्या जाएगा भाई क्यू नॉट। तो ये जो R स्क्वायर है ये कहाँ जाएगा, उलट के नीचे को आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा जरा बताइए, इम्प्लाइज दैट E इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका K क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी R स्क्वायर लगा लेना, बीच की दूरी को R मान रहे हैं तब, तो क्या हो जाएगा भाई R स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो बचेगा क्या जरा बताओ, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर। ये इसका एक दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब मैं नीचे वाला भी मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लियो। चलिए देखिए, अगर मैं इसे प्रोपोर्शनल में बदलूं तो जो 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 कॉन्स्टिट्यूएंट चीज़ होती हैं वो सब किस में चली जाती है भाई, समानुपाती के चिन्ह में चली जाती है। तो हम क्या बना सकते हैं जरा देखिए, देखिए बराबर को प्रोपोर्शनल में बदल दिया तो ये भी कांस्टेंट और क्यू भी कांस्टेंट, तो बचा क्या R,
ऊपर से 1/r²। अगर इसका ग्राफ बनाने की बात करें तो भैया कोई भी अगर स्क्वायर वाली चीज़ है तो उसका ग्राफ जो बनता है वो कर्व के रूप में बनता है। किसके रूप में बनता है भाई? कर्व के रूप में। अगर मैं बनाऊंगा ई के और आर के बीच में ग्राफ, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कर्व के रूप में, ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, इधर को आर की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे ई की वैल्यू बहुत तेज़ी से घटेगी, ठीक है। और यदि 1/r² और ई के बीच में हम ग्राफ खींचें तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा। रीज़न क्या है भाई? रीज़न हो जाएगा, जैसे मान लो अगर मैं केवल आर की और इसकी तुलना करूं तो मैं बोलूँगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये इसके, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र घटेगा। अब यदि अगर इसके पूरे के प्रति लूँ मैं, इसको कोई चीज़ मान लूँ, जैसे मान लो इसे x मान लूँ, तो ये जो हो गया वो x हो गया, ये जो बन गया क्या बन गया भाई? x बन गया। और अब जो e है वो समानुपाती किसके हो जाएगा? जरा बताओ यहाँ से। e जो है वो समानुपाती हो जाएगा x की। इस कंडीशन में जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा, x के बढ़ने का अर्थ है जैसे जैसे 1/r² बढ़ेगा वैसे वैसे e का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली समानुपाती हो गया अब ये 1/इसके। तो क्या होगा भाई? जैसे जैसे 1/r² की वैल्यू बढ़ेगी, पूरे 1/r² की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे ही ई की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो उसका ये सीधा ग्राफ आएगा, ठीक है। ये ग्राफ बनाने के लिए बताया था, वैसे इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है। चलिए अब हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। हाँ, यहाँ से हम थोड़ी चीज़ें और लिख लो। जैसे अभी फॉर्मूला क्या था इसका? मेन फॉर्मूला क्या था भाई? F/Q0, F/Q0। ई का मेन फॉर्मूला जो था वो था भाई F/Q0। तो यहाँ से अगर मैं इसका मात्रक निकालूँ तो क्या बनेगा जरा बताओ? मात्रक यूनिट आनी चाहिए भाई। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसके लिए बना देते हैं हम प्रति। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो भाई मात्रक क्या बन गया इसका? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या बन गया? न्यूटन प्रति कूलाम। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं भाई। हिंदी में कैसे लिखेंगे? न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक बन गया। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी आपसे विमा पूछ लेता है, विमा पूछ लेता है, तो विमा के लिए तो आपको पता होना चाहिए भाई। विमा अगर हमें बनानी है तो E = ऊपर है भाई F, मैं लिख दे रहा हूँ E की विमा। देखिए कैसे बनाएंगे। बल, बल की विमा क्या होती है भाई? mL/t-2। बल की विमा क्या होती है? mL/t-2। और Q क्या है? Q बराबर होता है I/t। क्या होता है भाई? I/t। I क्या है? एम्पियर A, और T की विमा क्या है? कैपिटल T, यानी समय की विमा क्या है? कैपिटल T। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ AT, तो अभी ये मैं जो लेके जाऊँगा ऊपर, तो इसकी भी घात में 1 है और इसकी भी घात 1 है, तो ये माइनस की हो जाएगी घातें। तो ऊपर जाने के बाद देखिए क्या बनेगा? mL/t-2 गुणा में क्या जाएगा भाई? A की घात -1 और गुणा में क्या जाएगा? T की घात भी -1। तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, या इधर लिख दे रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है, या वहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जरा, m की कोई भी मिल रही है? नहीं मिल रही है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा m की घात। l भी नहीं है तो l भी ऐसे लिख दूंगा। t की घात -1, -2 ये है और -1 ये है, मिल जाएंगी माइनस की, यानी बुरे बुरे मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? t माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो -3 हो जाएगी। और a की विमा कितनी हो जाएगी? a की विमा जितनी है उतनी ही रहेगी, -1। तो ये जो विमा है वो हो जाएगी E की विमा। डायरेक्टली आप इसे लिख सकते हो E की विमा। अगर ये नहीं निकालना है तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हो भाई, जो होती है वो होती है mL/t-2 A इनवर्स। ओके, तो इसकी विमा हो गई है। देखिए मात्रक ज़्यादा जरूरी है, ये मात्रक भी याद रखें, और विमा भी 1 नंबर में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जब 1 नंबर के जो विकल्प बनाते हैं उनमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे लिखता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमने ये पढ़ा है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, तो इसके लिए हम मिलते हैं फिर बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।